Assalamualaikum students. Today we are going to study about jurisprudence, the very first portion of English jurisprudence. और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और हर पास पेपर में रिपीट भी होता है. जब भी आपने इंग्लिश jurisprudence का पेपर खोला है तो सबसे टॉप पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो jurisprudence से रिलेटेड होगा. तो टाइम वेस्ट किए बगैर से स्टार्ट करते हैं. जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्जामिनर इसके किस हवाले से पूछता है, किस डायमेंशन में पूछता है. तो jurisprudence में वो पूछता है या तो आप डिफाइन करें jurisprudence को, इसकी स्कोप बताएं यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं वो आपने बताना है. फिर वो कहता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की काइंड्स बताएं कि किस किस शाख की ज्यूरिस्प्रूडेंस हो सकती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन किन डायमेंशन में हम इसे स्टडी करते हैं उसको एलैबोरेट करें. या फिर वो कह सकते हैं कि आप डिफाइन करें ज्यूरिस्प्रूडेंस को और इसका रिलेशन बताएं, इसका वास्ता बताएं, इसका ताल्लुक बताएं कि ये बाकी सोशल साइंस के साथ, जिसमें आपकी सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइकोलॉजी है, इन सब के साथ आपकी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कैसे रिलेट करती है, कैसे मुंसलिक होती है, उसको एलैबोरेट करें. उसके बाद फिर वो पर्टिकुलर पूछता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक काइंड है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, आप सिर्फ उसी की बताएं कि वो क्या है और उसकी स्कोप क्या है. तो बस यही कुछ डायमेंशंस हैं जो ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा. तो इन सबको हमने क्लियर करना है आज और 7 हेडिंग्स आपके पास मौजूद हैं. इंट्रोडक्शन है, मीनिंग, डेफिनेशन है, काइंड्स, उसके बाद स्कोप, यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस है, रिलेशन विद सोशल साइंसेज और कंक्लूजन. एक चीज आपने याद रखनी है स्टार्ट करने से पहले, अगर एग्जामिनर आपको जस्ट डेफिनेशन और रिलेशन का पूछेगा तो आपने उसमें स्कोप और काइंड्स को नहीं लिखना. आपने बस इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और फिर आपने रिलेशन में सोशल साइंसेज के बाद कंक्लूजन कर देना. ठीक है. अगर वो आपसे पूछेगा सिर्फ आप डिफाइन करें और काइंड्स बताएं, फिर आपने ना स्कोप लिखना है ना आपने रिलेशन लिखना है. यानी कि जिस हिसाब से आपसे सवाल पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपने अपना आंसर एड्रेस करना है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज आपके पास आती है कि इंट्रोडक्शन क्या है. तो इंट्रोडक्शन में मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये मदर ऑफ ऑल साइंसेस है, यानी कि ये बेस ऑफ ऑल लॉज है. ठीक है. यानी कि ये ग्रामर ऑफ लॉ है. इन सब चीजों से मुराद एक ही है. जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपकी बेस के तौर पे काम करती है. जितने भी कवानीन है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से इमर्ज होकर आए हैं. आपकी कोई भी साइंस है, वो फिलॉसफी है, वो पॉलिटिकल साइंस है, वो सोशियोलॉजी है, वो साइकोलॉजी है, वो इकोनॉमिक्स है, जितनी भी सोशल साइंस है जो मुआशरे से डील करती है, उन सब को स्टडी करने के बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस आती है. फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस उन सब के साथ एक ताल्लुक बनाती है, एक वास्ता बनाती है, कैसे कौन से कवानीन बनाए जाए जो सोसाइटी के मुताबिक होंगे, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होंगे, सोसाइटी को बेनिफिट देंगे. उसके बाद फिर वो लेजिस्लेचर की हेल्प करती है और फिर कवानीन बनते हैं. कवानीन फिर ऐसे कवानीन बनते हैं जो कि सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट देते हैं. यानी कि जब भी आपने कोई भी कानून पढ़ना है तो आप उसकी बेस में यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में जरूर जाएंगे. जब भी आपने कोई भी कानून पढ़ना है आप उसकी मदर यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात जरूर करेंगे. तमाम कवानीन की जो बेस है वो आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस है. अब हम इसको जब डील करते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं आगे डिटेल में, तो आपको फिर और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा. उर्दू में अगर हम देखें तो इसे फिका कहा जाता है. फिका. ठीक है. यानी कि हम इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, इस्लामी फिका. उसमें इस्लाम की टोटली डिटेल होती है. इस्लाम कैसे इमर्ज हुआ, इस्लाम ने क्या तालीमात दी, इस्लाम में किन किन ने काम किया, इस्लाम किन किन चीज़ों पे, इस्लाम के अरकान क्या है, वो सब चीज़ें टोटल डिटेल. यानी कि ग्रामर, इधर मैंने लिखा ना ग्रामर ऑफ लॉ. तो ग्रामर जितनी भी है ना वो सब आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में, इस्लामिक फिका में पढ़ी जाएगी. इसी तरह लॉ की जितनी भी चीज़ें हैं, लॉ कैसे इवॉल्व हुआ, लॉ कैसे ओरिजिनेट हुआ, लॉ की काइंड्स क्या है, लॉ का इम्पैक्ट क्या है, लॉ को बनाया क्यों जाता है, कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है सोसाइटी पे, कैसे वो वेलफेयर के लिए काम करता है, कौन कौन से कवानीन कब कब बनाए जाते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको किधर से मिलेंगे, जो लॉ की डिक्शनरी है, जो लॉ की ग्रामर है यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से. उसके बाद जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में यहाँ पर दो चीजें आती हैं. सबसे पहले आपने ये बताना है कि मीनिंग इसका, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड्स हैं, दो लैटिन वर्ड्स हैं उधर से निकला है. पहला है ज्यूरिस और दूसरा है प्रूडेंस. ये दो वर्ड्स हैं, ज्यूरिस और प्रूडेंस. अब इसमें जो वर्ड ज्यूरिस है इसका मतलब है लॉ. जैसे आपने पढ़ा हुआ ना पर्सन में, पीपीसी में पढ़ेंगे कि पर्सन दो तरह से होते हैं. ज्यूरिस्टिक पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन होता है. ज्यूरिस्टिक को हम लोग लीगल पर्सन भी कह सकते हैं या फिर उसे आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं. ठीक है. और नेचुरल यानी कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग है. बिल्कुल उसी तरह ज्यूरिस का जो वर्ड है वो क्या है, लॉ. और प्रूडेंस का क्या मतलब है, नॉलेज. तो
तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या इक्वल बना, जूरिस्प्रूडेंस यानी कि नॉलेज ऑफ लॉ। लॉ की हमने इल्म की बात जब करनी है, कानून के इल्म का नाम क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। कानून के टोटल प्रेस्क्राइब, टोटल डिटेल में जब हमने बात करनी है तो वो हम कब करेंगे, जूरिस्प्रूडेंस में करेंगे। पर्टिकुलर जो लॉज होती है, आपकी पाकिस्तान पीनल कोड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आपका पार्टनरशिप एक्ट है, आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, कोई भी एक्ट है, वो जस्ट आपको बताता है कि इसके अंदर सेक्शंस क्या है, प्रोविजंस क्या है, कैसे इंप्लीमेंट होनी है, जस्ट ठीक है। आपके क्राइम्स क्या है, उनकी पनिशमेंट क्या है, बस। अब अगर हमने ये देखना है कि कानून बनाने के पीछे मंतक क्या थी, लेजिस्लेचर्स को वैसी क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड बना दी, ऐसे कौन सी सोसाइटी में क्राइम्स हो रहे थे, सोसाइटी में क्या चल रहा था कि ये कानून बना, या अगर ये कानून बन गया तो अब इसकी इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, क्या सोसाइटी में क्राइम्स रुक जाएंगे, अगर क्राइम्स होंगे तो उन्हें पनिश कैसे करवाया जाएगा, सब चीजों के आंसर आपको किधर से मिलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस से, ठीक है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के बगैर आप कोई भी कानून पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। उसके बाद आपको मैंने बता दिया जूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड से ये निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में यहाँ पर 2 लीडिंग जूरिस्ट आते हैं, एक है ऑस्टिन, वो इसको डिफाइन करता है, और दूसरा है सेलमंड, वो इसको डिफाइन करता है। जब हम ऑस्टिन की बात करते हैं तो ऑस्टिन ये कहता है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ऑस्टिन क्या कहता है कि पॉजिटिव लॉ की जो फिलॉसफी है उसको हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ये ऑस्टिन की डेफिनेशन है। ऑस्टिन क्या कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, फिलॉसफी है, फलसफा है, किसका, पॉजिटिव लॉ का। अब पॉजिटिव लॉ की थ्योरी ऑस्टिन ने दी हुई है, जो हम लैदा से सवाल में पढ़ेंगे, जिसमें वो कहता है कि लॉ कमांड ऑफ सॉवरेन है, जो कि बैक्ड बाय सैंक्शन है। वो कहते हैं उस लॉ को समझने के लिए, उस लॉ के फलसफे को, उसकी मंतक को समझने के लिए हम लोग इधर जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो इसकी डेफिनेशन ऐसे बताता है। आगे जब हम देखें सेलमंड की, तो सेलमंड ये कहता है कि साइंस ऑफ लॉ इज कॉल्ड एज जूरिस्प्रूडेंस। सिंपल, 2 बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस है। सेलमंड क्या कहता है कि साइंस ऑफ लॉ, सिंपल यानी कि लॉ की जो साइंस है उसको जब हमने समझना है या उसको जब हमने देखना है तो वो क्या कहलाएगी, डेफिनेशन, वो जूरिस्प्रूडेंस में आ जाएगी। लॉ की साइंस को समझना जूरिस्प्रूडेंस है। ऑस्टिन कहता है पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी को समझना क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। उसके बाद हमने बात करनी है इसकी काइंड्स की, कि जूरिस्प्रूडेंस की कौन कौन सी काइंड्स हैं। ये सवाल टू मच इंपॉर्टेंट भी है और टू मच इजी भी है। जब हमने काइंड्स की बात करनी है तो यहाँ पर उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। डिफरेंट काइंड्स में सबसे पहली काइंड आपकी आती है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जे मैं सिर्फ लिख रही हूँ, जे से मुराद है जूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद है एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद है सेकेंड नेवियन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उसके बाद आपकी फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद आपकी इकोनॉमिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद आपकी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, फिर आपकी सिविल जूरिस्प्रूडेंस। ये आप अपनी मर्जी से भी डिफरेंट काइंड्स जूरिस्प्रूडेंस की बता सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में से मुराद क्या है। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में 2 जूरिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की बुनियाद रखी। उन्होंने ये नई शाख, नई डायमेंशन, नई काइंड इंट्रोड्यूस करवाई। सबसे पहला था ऑस्टिन और सेकंड वाला था बेंथम। इन दोनों ने मिलकर एक नई शाख, नई काइंड जूरिस्प्रूडेंस की इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब ये बात क्या करती है, ये कहती है कि जूरिस्प्रूडेंस जो होती है वो लॉ को एनालाइज करती है। एनालिटिकल से क्या मुराद है, एनालिसिस ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को एनालाइज करना, लॉ को परखना, लॉ को जांचना कि लॉ प्रेजेंट फॉर्म में कैसा है। जब आप ये बात करते हैं कि व्हाट इज लॉ, ठीक है, जब आप लॉ की डेफिनेशन की बात करते हैं कि लॉ क्या है, उसको प्रेजेंट वे में जो अभी मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान में, ऑल्दो इट वाज मेड इन 1860, लेकिन वो अब क्या प्रिवेल कर रही है, उससे क्या मुराद है, उसको समझना, उसको जांचना, उसके इफेक्ट्स को देखना, इन तमाम चीजों को हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम जस्ट कोई भी कानून है उसको एनालाइज करेंगे कि वो प्रेजेंट फॉर्म में क्या है। जब भी हम किसी लॉ को एनालाइज करते हैं इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, हिस्ट्री में आपने नहीं जाना,
प्रेजेंट फॉर्म में अभी क्या है वो लॉ, उसके क्या मंतक है, क्या उसके रीजंस है, कितनी प्रोविजंस है, उन सबको हम क्या नाम देंगे कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में भी दो चीजें थी। हिस्टोरिकल जो फाउंडर थे हिस्टोरिकल में भी दो ज्यूरिस्ट ने काम किया। एक थे मॉन्टेस्क्यू और दूसरे थे सेविग्ने, सेविग्नाई या सेविग्नाई जो भी आप पढ़ने, मॉन्टेस्क्यू सेविग्ने। इन्होंने क्या कहा कि हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम किस चीज की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ लॉ, यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि ओरिजिन ऑफ लॉ, एवोल्यूशन ऑफ लॉ, डेवलपमेंट ऑफ लॉ, यानी कि हम कस्टम्स की बात करते हैं, ठीक है, हम यूसेजेस की बात करते हैं, हम ग्रैंड नॉर्म्स की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कॉन्सेप्ट पेश किया, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। उसने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस की ऑस्टिन ने तो एक काइंड बता दी कि एक काइंड इसकी एनालिटिकल है, जिसमें हम जब जाएंगे तो हम सिर्फ प्रेजेंट लॉ की बात करेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक ऐसी काइंड भी होनी चाहिए जिधर जाके हम हिस्ट्री की बात करें कि लॉ ओरिजिन कैसे हुआ, लॉ निकला कैसे, कानून का इर्तिका कैसे हुआ, ठीक है, कानून डेवलप कैसे हुआ, कानून ने कैसे कैसे अपने डेवलपमेंट प्रोसीजर, अपना डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, किधर किधर से वो इवॉल्व होकर आया, वो कस्टम से निकला, अपने रस्मो रवाज से निकला, ग्रैंड नॉर्म से निकला, आपके रस्मो रवाज कैसे कानून का दर्जा बने, इन तमाम चीजों को, सोर्सेज को स्टडी करना, माहज को स्टडी करना हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आएगा। और ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, मॉन्टेस्क्यू ने और सेविग्ने ने। उसके बाद थर्ड आपकी काइंड आती है एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। एथिकल वर्ड से आपको समझ आ रही है कि ये एथिक्स की बात कर रहा है। एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो जिस बंदे ने ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, उसका नाम था हेगल और दूसरा था ग्रोटियस, हेगल और ग्रोटियस। इन दोनों ने मिलकर एक तीसरी शाख इंट्रोड्यूस करवाई। प्रेजेंट लॉ की बात हो गई एनालिटिकल में, हिस्ट्री की बात हो गई, सोर्सेज की बात हो गई हिस्टोरिकल में। एथिकल वाले हेगल और ग्रोटियस ने ये कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक ऐसी काइंड भी होनी चाहिए जिसमें हम एक आइडियलाइज फॉर्म बताएं, कि एक आइडियलाइज सोसाइटी, एक आइडियलाइज कानून की बात करें कि एक ऐसा कानून हो जो सोसाइटी में तमाम चीजों पे पीस मेंटेन कर दे। वैसे तो हर कानून ही इस नीयत से बनाया जाता है कि ये सोसाइटी में पीस एंड काम लेकर आएगा, लेकिन हेगल और ग्रोटियस ने क्या कहा कि हमने एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में उन तमाम कवानीन को शामिल करना है, उन तमाम कवानीन के इल्म को, उन तमाम कवानीन के नॉलेज को शामिल करना है जो कि बात करेंगे व्हाट लॉ शुड बी, व्हाट लॉ शुड बी, यानी कि लॉ को वो मोरालिटी के साथ रिलेट करेंगे, लॉ को वो अखलाकियात के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि वो तमाम चीजें जो आपकी अखलाकियात, जैसे आपके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, छोटे बच्चों पर रहम करना, अच्छे से पेश आना, ये सब चीजें आपकी मोरालिटी में आती है। कोई भी कानून इस पर आपको इन्फोर्स नहीं करता, ठीक है। तो हेगल ने और ग्रोटियस ने क्या कहा, ये एक नई ब्रांच है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, एथिकल, जिसमें हमने देखना है कि कानून का ताल्लुक क्या है अखलाकियात के साथ, क्या तमाम कवानीन मोरालिटी बेस पे बन रहे हैं, कोई कानून ऐसा तो पास नहीं हो रहा जो मोरालिटी से अगेंस्ट जा रहा है, जो हमारे जो इनहेरिटेंस में चीजें हैं, हमें जो विरासत में चीजें मिली है, जो अखलाकियात हम वर्से में लेकर आए हैं, क्या कोई कानून उससे मुतसादम बनाया तो नहीं जा रहा। तो जब भी हमने कानून को विद द पर्पस ऑफ विद द रिलेशन ऑफ मोरालिटी पढ़ना है तो हम किधर जाएंगे, एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। उसके बाद अगली काइंड थी आपकी सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सोशियोलॉजिकल से आपको समझ आ रही है सोसाइटी वाली। इसमें जो आपका फादर था वो था अगस्त कॉन्टे, अगस्त कॉन्टे। आपको पता है, आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है, इसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें अगस्त कॉन्टे था, इसमें डुगविट था और इसमें मेन था। इसमें तीन ज्यूरिस्ट आए, तीनों ज्यूरिस्ट ने मिलकर कहा भाई लॉ की प्रेजेंट फॉर्म की भी बात हो गई है, लॉ के सोर्सेज की बात भी हो गई है, लॉ को मोरालिटी के साथ भी रिलेट किया जाने लगा। एक ऐसी शाख होनी चाहिए ज्यूरिस्प्रूडेंस की, एक ऐसी काइंड होनी चाहिए जो कि बताए कि लॉ का रिलेशन क्या है विद द सोसाइटी, ये चेक करने के लिए कि आया जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं क्या वो सोसाइटी एट लार्ज को, क्या वो मुआशरे को
कोई बेनिफिट दे रहे हैं, कोई फायदा दे रहे हैं, कोई उनको कोई पॉजिटिव चीजें मुहैया हो रही है उस कानून के साथ। तो इस चीज को पढ़ने के लिए अगस्त काउंटी ने, डुगविट ने और मेन ने कौन सी इंट्रोड्यूस करवाई काइंड, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस टू स्टडी द रिलेशन ऑफ लॉ विद द सोसाइटी। उसके बाद अगली आपकी आती है स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो फादर थे वो थे ऑलिव क्रोन। ऑलिव क्रोन ने ये कहा कि सब चीजों की बात हो गई है, उन्होंने कहा अब हमने स्टडी करना है इसमें स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में उस कानून को जिनको जजेस इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि हमने प्रेसिडेंट्स को पढ़ना है। एक ज्यूरिस्प्रूडेंस की काइंड ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें हमारे जितने भी केस लॉस होते हैं वो तमाम कवानीन जो जब जज इंटरप्रेट करता है, कोई डिसीजन अपना देता है और वो एक नया कानून बन जाता है, क्योंकि हमने सोर्सेज में पढ़ा था, एक तो लेजिस्लेचर है जो बनाती है कानून, फिर आपका कस्टम पे कानून बनता है जो आपका रिवाज चलते आ रहे हैं, उसके बाद हमने उसमें एक सोर्स पढ़ा था प्रेसिडेंट्स कि जो जज इंटरप्रेट करते हैं किसी भी कानून को, वो भी हमारा एक कानून होता है, वो भी हम पर बाइंडिंग होता है। तो फिर ओलिव क्रोन ने कहा जब वो भी कानून बाइंडिंग है तो हमने एक ऐसी काइंड बनानी है जिसका नाम स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो उस काइंड की बात करे, जो प्रेसिडेंट्स की बात करे कि इनका असली वाले कानून से, उस कानून से जो कि स्टैट्यूटरी लॉ है, ये जिसको पार्लियामेंट अप्रूव करती है, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है, इसकी क्या हिस्ट्री है, वो सब चीजें जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं उसको डील करने के लिए इसने एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस दी जिसका नाम क्या देखा, स्कैंडिनेवियन, जो तमाम तरह से स्टडी करती थी प्रेसिडेंट्स को, उन लॉज को जो कि जजेस इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद अगली आपकी फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल वो है जिसके अंदर आपने फिलोसफी को पढ़ना है कि लॉ की फिलोसफी क्या है पर्टिकुलर उसका। इकोनॉमिकल में आपने पढ़ना है कि लॉ का इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, अब मुआशियत जो है वो कैसे कानून पर इफेक्ट करते हैं, या कोई भी कानून इकोनॉमिकल लॉज है, जैसे इकोनॉमिकल मुआशियत जो है उसके मुताबिक कानून कैसे बनाए जाते हैं, उसकी सारी डिटेल आपने, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे वो बनते हैं, वो आपने इकोनॉमिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपने स्टडी करना है। इसी तरह एक काइंड इसकी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि जितने भी क्राइम्स हैं, कौन कौन से क्राइम्स हैं, कैसे क्राइम इवॉल्व होते हैं, कैसे वो सोसाइटी के पीस को डैमेज करते हैं, कैसे कानून उसको कंट्रोल करता है, इन तमाम सवालों को एड्रेस करने के लिए आपकी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितने भी आपके सिविल मामला आते हैं, सिविल कानून है, उन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस मौजूद है। तो ये आपकी सारी काइंड्स है, आपने इनको इलेबोरेट कर देना, टू मच इजी है। एनालिटिकल में लॉ प्रेजेंट फॉर्म में स्टडी करने के लिए आप किधर जाएंगे, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। हिस्टोरिकल में अगर आपने लॉ किसी कानून का, पाकिस्तान पीनल कोड का अगर आपने हिस्ट्री देखनी है पीछे कि कैसे ये बनी, तो आप किधर जाएंगे, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। एथिकल में अगर आपने देखना है कि जो हमारा टैक्स लॉ है उसका मोरालिटी के साथ क्या ताल्लुक है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट वाले सूदी निजाम जो है, सूदी कानून जो बनाए जाते हैं, बैंकिंग लॉज जो है, उनका क्या रिलेशन है आपकी मोरालिटी के साथ, उसको आपने पढ़ना है, तो आप एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे। अगर आपने देखना है कोई कानून सोसाइटी के साथ कैसे रिलेट करता है, आप सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे। अगर आपने देखना है हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जो केस लॉ हैं, वो हमें कैसे इफेक्ट करते हैं, आप स्कैंडिनेवियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे। अगर आपने किसी कानून के फलसफे को समझना है तो आप फिलोसॉफिकल में जाएंगे। अगर आपने किसी कानून को देखना है कि वो हमारी मुआशियत पे, मुआशी जिंदगी पर क्या असर डाले, तो आपने इकोनॉमिकल पे जाना है। अगर आपने किसी क्रिमिनल नेचर वाले लॉ को देखना है तो आप क्रिमिनल में जाएंगे। अगर कोई दीवानी देखना है तो आप सिविल में जाएंगे। तो ये टू मच इंपॉर्टेंट और टू मच इजी आपकी काइंड्स थी किसकी, ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उसके बाद अगली चीज है आपकी स्कोप, यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो मैं इन तीनों वर्ड्स की इलैबोरेशन करूंगी कि तीनों वर्ड्स है क्या। स्कोप से मुराद होता है वो दायरा कार जो कि आपकी इंपॉर्टेंस की बात करता है, इस किसी भी चीज की अहमियत की बात करता है, ठीक है, यानी कि वो टोटल। अब देखिए हम ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है हम देखते हैं, हम लॉ की फील्ड में अगर हम कहते हैं कि लॉ का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम कानून को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को हमने पढ़ना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने के बाद हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम इसको स्टडी करने के बाद क्या क्या फायदा ले सकते हैं। इसी तरह यूटिलिटी है, यूटिलिटी से मुराद क्या होता है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हमें ये तो पता चल गया कि कानून के बड़े ज्यादा स्कोप है, कानून को हम हर जगह देख सकते हैं, हर जगह वो बेस पे कानून है। अब हमने उसकी यूटिलिटी देखनी है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। कानून को अगर पता तो है, इंपॉर्टेंट तो है, उसको यूज भी किया जा रहा है कि नहीं, इसको पढ़ने के लिए भी हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखना है कि उसकी स्कोप क्या है, पहले उसकी यूटिलिटी क्या है, और इंपॉर्टेंस पे चीजें वही आ गई, ठीक है। अब हम इसको जब स्टडी करते हैं तो इसमें आपने एड्रेस सवाल को इस तरह से करना है, स्कोप में, यूटिलिटी में, इंपॉर्टेंस में चीजें सारी सेम आती हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें आती है ये देखें आप कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है आपने बताना है कि ये मदर ऑफ ऑल लॉस है।
पहली इसकी इंपॉर्टेंट चीज, पहला इसका अहम नुक्ता क्या है कि ये तमाम कवानीन की माँ है, ये मदर है ऑल लॉस की। आपने जब भी कोई भी कानून पढ़ने आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी आती है कि ये स्टडी में हेल्प करती है, हेल्प इन स्टडीज, ठीक है। जब भी आपने, जारी बात है, जब आपने नॉलेज, आप इसको यहाँ पे कह दें कि ये इनहेंस करती है नॉलेज को। जब भी कोई स्टूडेंट, या वो लॉ का स्टूडेंट है या वो कोई भी इंसान है, वो जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेगा, आया वो इस्लामिक है, वो इंग्लिश है, कुछ भी है, तो उसका इनहेंस नॉलेज, उसका जो इल्म है वो ज्यादा हो जाएगा, उसके नॉलेज में इजाफा होगा। नंबर थर्ड आता है कि ये हेल्प करती है लॉयर्स को, ये वकीलों की हेल्प करती है टू प्रैक्टिस लॉ, कि वो कानून को प्रैक्टिस में लेकर आए, प्रैक्टिकल में करें, इसके लिए जूरिस्प्रूडेंस बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसमें आप एक एग्जांपल देखें। हुआ ये कि एक केस आया किसी एक वकील के पास जिसका नाम था ए के पास एक केस आया कि क्या जो शी मेल है, जिसे हम हौजा सरा कहते हैं, क्या वो विटनेस बन सकता है, कि वो गवाह के तौर पर पेश हो सकता है अदालत में। अब मिस्टर ए वकील जो है उसको नहीं पता था कि जो शी मेल है वो विटनेस बन सकता है कि नहीं। उसने जल्दी जल्दी से खोला अपना आइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में गया जो कि 1973 का था। वहां पे उसको नजर आ गया आर्टिकल 3। जब उसने आर्टिकल 3 को पढ़ा तो आर्टिकल 3 बात कर रहा था कि ऑल पर्सन्स कैन बी अ विटनेस, कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी पर्सन है, यहाँ पे बताया गया पर्सन, जितने भी पर्सन है वो गवाह बन सकते हैं। अब उसने कहा कि ये तो मेरे पास कानून की बात तो आ गई कि जितने भी पर्सन है विटनेस बन सकते हैं। अब ये कौन मुझे बताएगा कि जो पर्सन है, ये जो पर्सन है इसकी क्या डेफिनेशन है? क्या शी मेल पर्सन है, या एक फीमेल होता है या एक मेल होता है? अब ये थर्ड कैटेगरी थी, ना तो ये मेल में आ रहा था और ना ही ये फीमेल में आ रहा था। तो यहाँ पर वो परेशान हो गया कि अब हम इसको कैसे डिटरमिन करेंगे कि पर्सन की कैटेगरी में, मेल में, फीमेल में, शी मेल किधर एग्जिस्ट करता है। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए वो गया जूरिस्प्रूडेंस में। उसने जब जूरिस्प्रूडेंस को ओपन किया तो जूरिस्प्रूडेंस ने डेफिनेशन बताई थी पर्सन की। इसको जब उसने पढ़ा तो यहां पर लिखा हुआ था, एवरी मैन इज अ पर्सन हु हैज सम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। या फिर आप एवरी मैन की जगह लिख लें ऑल अ पर्सन, ठीक है। अ पर्सन इंक्लूड्स, ऐसे कर लें, पर्सन इंक्लूड्स, यानी कि पर्सन में वो तमाम लोग आ जाएंगे जिनके पास राइट्स भी हैं और जिनकी ऑब्लिगेशंस भी है, जिनकी कोई ना कोई ड्यूटी फिक्स कर दिया लॉ ने। अब जब उस वकील ने इस बात को पढ़ा, इस डेफिनेशन को पढ़ा, तो उसने कहा कि अगर मैं इस कैटेगरी में देखूं, इस अरीना में देखूं, इस एरिया में देखूं, तो जो शी मेल है उसके पास तो राइट्स भी है और उसके पास ड्यूटीज भी है। इसका मतलब है कि वो एक पर्सन है, और अगर वो एक पर्सन है तो आर्टिकल 6 के मुताबिक, ये 6 है या 3 है, मुझे इत्तेफाक से चेक कर लेने में, आर्टिकल 3 है। उसने कहा कि जब इसकी जो हमारा शीमेल जो है वो उसके पास राइट्स भी हैं, उसकी ड्यूटीज भी हैं, तो इसका मतलब है वो एक पर्सन है, और अगर वो एक पर्सन है तो आर्टिकल 3 के मुताबिक वो विटनेस भी बन सकता है। तो इस तरह ये सारा मसला हल हो गया। अगर उसके पास सिर्फ ये कानून होता और जूरिस्प्रूडेंस ना होती तो उसको फिर इस पर्सन की समझ नहीं आनी थी। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि जो आपकी जूरिस्प्रूडेंस होती है वो लॉयर्स की कितनी ज्यादा हेल्प करती है कि वो लॉ को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें, वो लॉ की तशरीह कर सके। उसके बाद अगले केस में जाते हैं नंबर 4 पे। तो जिस तरह इसने लॉयर्स की हेल्प की है, बिल्कुल इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस जो है ये जजेस की हेल्प करती है कि वो लॉ को इंटरप्रेट कर सके, वो लॉ की तशरीह कर सके, जजेस की भी हेल्प करती है। उसके बाद ये मेन पॉइंट ये है कि जूरिस्प्रूडेंस जो होती है वो लेजिस्लेचर्स की हेल्प करती है, किस चीज में, कि वो लॉ को मेक कर सके, वो लॉ को बना सके। जारी बात है जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो पहले देखा जाता है कि जो सोसाइटी है उसकी नीड्स क्या हैं। अगर हमारा कोई मुआशियत से रिलेटेड कोई कानून बनाया जाएगा तो हमें देखा जाएगा कि मुआशियत हमारी कहाँ पे जा रही है, हमारी इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड कर रही है।
अगर कोई रिलीजियस कानून बनाया जाता है तो वहां पे उस चीज को देखा जाएगा, अगर टैक्स रिलेटेड कोई कानून है तो टैक्स को देखा जाएगा। तो इस चीज को देखने के लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखा, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। इसके अंदर सारी साइंसेज आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी है, सोशियोलॉजी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो इसलिए हमें यह पता चला कि जब भी लेजिस्लेचर ने मुकन्ना ने कोई भी कानून बनाना था तो फिर भी उसने ज्यूरिस्प्रूडेंस की हेल्प जरूर लेनी थी। ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़े बगैर वो कोई भी कानून नहीं बना सकता था। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि डिफरेंट व्यूज क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस के ऊपर, डिफरेंट ऑथर्स के, डिफरेंट ज्यूरिस्ट के। इसमें आप डिफरेंट के नाम लिख सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस पे ऑस्टिन ने ये कहा कि ये फिलॉसफी है ऑफ पॉजिटिव लॉ, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया। ये भी उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, उसकी अहमियत की बात हो रही है कि ये पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी है। फिर आप कह सकते हैं कि सेलमंड ने इसके ऊपर कहा कि ये साइंस ऑफ लॉ है। हमने जब भी लॉ की डिटेल में पढ़ना है, लॉ की सारी पेचीदगियां पढ़नी है तो हम किधर जाएंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ये भी उसकी एक इंपॉर्टेंस है। फिर आप कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि जब भी हमने लॉ के सोर्स को पढ़ना है, लॉ की हिस्ट्री को पढ़ना है, कानून के माहज को पढ़ना है तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाना है। बिल्कुल जो हमने काइंड्स में बात की आप उसको स्कोप में भी लिख सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि जो हेगल था या जो ग्रोटियस था, उन दोनों के नजदीक ये था कि जब भी आपने लॉ का रिलेशन देखना है विद द मोरालिटी तो आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट रिलेट द लॉ विद द मोरालिटी। ठीक है, इस तरह आपने लाइन बना के उसको रिलेट कर देना है। फिर आप कह सकते हैं कि इसके बारे में ऑलिव क्रोन का क्या था, ऑलिव क्रोन कैसे इंपॉर्टेंस बताता है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। ऑलिव क्रोन कहता है कि जब भी हमने प्रेसिडेंट्स को डिटेल में पढ़ना होता है हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़नी होती है। ये भी उसकी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, उसकी अहमियत की बात हो रही है कि हमने प्रेसिडेंट्स को पढ़ने के लिए भी हमें पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगस्त कॉम्टे ने इसकी क्या इंपॉर्टेंस बताई। अगस्त कॉम्टे ने कहा कि जब भी हमने सोसाइटी के मुताबिक कवानीन को पढ़ना है तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस को जरूर पढ़ना है। फिर आप इसी तरह डिफरेंट जो ज्यूरिस्ट जो है उनके नाम लिख के आप बता सकते हैं। इसमें एक आपकी डेफिनेशन ये भी आप लिख लें। रेडक्लिफ ने इसकी डेफिनेशन बताई कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, ये पार्ट ऑफ एथिक्स भी है, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी है, और फिर लास्ट में उसने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल साइंसेस है। ये रेडक्लिफ की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक राइटर है, एक ज्यूरिस्ट है मुखर्जी, MUKHERJI। मुखर्जी ने यह कहा था कि जो आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है ना वो किसी भी इंसान को, किसी भी मैन को रिलेट करती है, उसके रिलेशन को स्टडी करती है स्टेट के साथ और सोसाइटी के साथ। यानी कि जब भी आपने किसी इंसान के, किसी सिटीजन के रिलेशन को स्टडी करना है कि उसका स्टेट से क्या रिलेशन है, उसका सोसाइटी से क्या रिलेशन है, तो आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाना है। ये आपने कुछ इसकी स्कोप में सब चीजें बता देनी है। उसके बाद फिर आपका रिलेशन है विद सोशल साइंसेस, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। काइंड्स में भी आपने डिफरेंट सोशल साइंसेस के नाम बताने हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स का रिलेशन क्या है विद ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें फिर आपने बता देना है कि जब भी हमने इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो हम उसके लिए किधर जाएंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस में। फिर आपने कह देना है कि सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है विद द ज्यूरिस्प्रूडेंस। सोसाइटी को पढ़ने के लिए हमने सोसाइटी के कवानीन बनाने, हमें सोशियोलॉजी को पढ़ना है। फिर आप डिफरेंट जो हमारी सोशल साइंसेज उनके नाम लिख के उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ रिलेट कर देंगे, जिसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस आती है, आपकी फिलॉसफी आती है, आपकी हिस्ट्री आती है, आपकी एथिक्स आती है, आपकी साइकोलॉजी आती है। ये डिफरेंट आपकी सोशल साइंसेज है, इन सबको आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ रिलेट कर देना। तो ये आपका टोटल सवाल था। टू मच इजी है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, इज द बेस ऑफ ऑल साइंसेज। ठीक है, तो इसमें आपने देखा अगर उसने जो पूछना है, जो मेन चीज पहले भी बताई है, आपने उसी के मुताबिक सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, आई विल ट्राई माई बेस्ट के आपको टाइमली मैं आंसर करूँ।